अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तवाना पाकिस्तान शायगन के साथ में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आमिर महमूद। नाज़रीन, आज मैं अपने आबाई शहर लाहौर से आपसे मुखातिब हूं और जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो कम अज़ कम अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो हर चौथे पाकिस्तानी का मसला है कि मैदे में बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत हो जाती है, जिसकी वजह से कई मुख्तलिफ़ अक़साम के अल्सर या ज़ख़म भी बन सकते हैं, जो मैदे के अंदर भी हो सकते हैं, आंतों के अंदर भी हो सकते हैं और इवन के खुराक की नाली में भी हो सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि तेज़ाब जो है वो मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना के ऊपर मैदे से निकल कर वापस रिवर्स डायरेक्शन में हमारी खुराक की नाली को भी जो है वो डिस्टर्ब करना शुरू हो जाता है, जिसको हम गर्ड कहते हैं, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। आई एम श्योर कि नाम आपको बड़ा मुश्किल सा लगेगा, लेकिन मुश्किल तो है, लेकिन ये इतना कॉमन है कि शायद हर चौथा या पाँचवा पाकिस्तानी हो सकता है कि इसका शिकार हो। बहुत कॉमन होता जा रहा है हमारे मुल्क पाकिस्तान में। और जिन एक्सपर्ट को हमने स्टूडियो में दावत दी है वो हैं डॉक्टर हिना लतीफ़, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, और उसके साथ जो मुल्हिका मेयो हॉस्पिटल है, तारीख़ी हॉस्पिटल है पाकिस्तान का कदीम तरीन, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था, अभी भी माशाल्लाह अबोताब के साथ वहाँ पर काम हो रहा है। तो डॉक्टर साहबा का ताल्लुक़ उस मुमताज़ इदारे से है। डॉक्टर साहबा, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आमिर, थैंक यू सो मच जी वालेकुम इस अस्सलाम। नशिस्त के लिए, इनवाइट देने के लिए। और लेट्स सी कि हम आज लोगों की ज़िंदगी में क्या चेंज लेके आते हैं। इंशाल्लाह जी पॉजिटिव ही आएगी, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। अच्छा, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि जिस तरह प्रोग्राम के इब्तदाई में मैंने बताया कि मैदे में ज़रूरत से ज़्यादा जब तेज़ाब बनना शुरू हो जाता है तो उसके असरात जो होते हैं वो किस किस तरह से हमारे निज़ाम इंहज़ाम के जो मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स हैं या अज़ा हैं उनको किस तरीके से मुतासिर कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें हम अगर बात करें तो इससे हम कहते हैं एक अम्ब्रेला टर्म, कि ये एक बड़ी छतरी है जिसके नीचे बहुत से मुख्तलिफ जो आपके तशख़ीस के फैक्टर्स हैं वो इकट्ठे होकर बैठे होते हैं। ठीक है, ये एक बीमारियों का मजमुआ है जो कॉमनली हम आम इंसान की बात ज़ुबान में बात करें तो ये किस वजह से होता है कि अब आपकी मैदे की तेज़ाबियत और अगर उसके एंजाइम्स ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रहे हैं और उसके साथ आपके मैदे की या आंत की अंदरूनी झिल्ली के साथ कोई सोजिश या कोई अल्सर की फॉर्मेशन हो जाती है, नुकसान की बिना पे जो सारी की सारी बीमारी पैदा होती है उसको हम अक्सर औकात मैदे की तेज़ाबियत के साथ रिलेट करते हैं। ठीक है। अब इस किन मुख्तलिफ सूरतों के साथ ये आपके पास प्रेजेंट कर सकती है, जैसे आपने ऑलरेडी जिक्र किया गर्ड का, जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, तेज़ाबियत का खुराक की नाली में वापस आना, मरीज़ को सीने में जलन होना। ये इसके अलावा आपके पास गैस्ट्राइटिस के साथ आ सकती है जिसमें मैदे की सोजिश हो सकती है या मैदे की सोजन हो सकती है। इसके अलावा एक कॉमन सी चीज़ है, हर दूसरा पेशेंट आपको ये कोट करेगा कि पेप्टिक डिजीज़ है, मुझे पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है। डॉक्टर साहब, अल्सर हैं, उसमें होता क्या है, मैदे की झिल्ली के अंदर बाकायदा अल्सर या सुराख या ज़ख्म बन जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये इरोसिव एसोफेजाइटिस, मतलब इस आपकी खुराक की नाली के अंदर भी सोजिश की सूरत में बाहर आ सकती है। और आजकल के ज़माने में जो एक कॉमन चीज़ है, स्ट्रेस रिलेटेड म्यूकोज़ल इंजरी, आपकी स्ट्रेस किसी ऑपरेशन की सूरत में आर्जी तौर के ऊपर आपके मैदे की अंदरूनी झिल्ली जो है वो मुतासिर हो सकती है। सो इसके ज़ाहिर होने की सूरतें तो काफ़ी ज़्यादा हैं और उनको कैच करना भी ज़रूरी है। अच्छा, अब ये 3 क्लिनिकल एंटिटीज़ हैं मुख्तलिफ, जिनको हम डॉक्टर साहिबान उसको हम क्लासीफाई करते हैं कि मैदे में तेज़ाबियत ज़्यादा होने की सूरत में या वो जो अंदरूनी झिल्लियाँ हैं वो कमज़ोर भी पड़ जाती हैं वक्त गुजरने के साथ, उस सूरत में भी तेज़ाब हो सकता है नॉर्मल हो, लेकिन झिल्ली कमज़ोर हो गई है जिसकी वजह से वहाँ ज़ख़म बन गया। ऐसे अब ये एक तो है गर्ड, जी, जिसमें तेज़ाब वापस खुराक की नाली में आ रहा है जहाँ पर उसको नहीं आना चाहिए। एग्जैक्टली एक नॉर्मल इंसान में खुराक की नाली में तेज़ाब का कोई काम नहीं है, जी, लेकिन गर्ड के अंदर तेज़ाब, जिससे आपने फरमाया कि मैदे से निकलकर वो ऊपर खुराक की नाली तक पहुंच वापस जाता आता है जी। है। एक तो वो एक अलग बीमारी हो गई। फिर अगर मैदे की झिल्ली डैमेज हुई हुई है, वहाँ पर अल्सर बन गए हैं, ज़ख़म बन गए हैं, तो हम कहते हैं जी मैदे का अल्सर हो गया। आंसर हो गया और उसी तरह छोटी आंत के अंदर अल्सर बन जाते जी। हैं। अच्छा, एक टर्म हम बोलते हैं फंक्शनल डिस्पेप्सिया, कि कुछ लोग होते हैं कि जिसमें, अब ये तो वो चीज़ें हैं कि जिसमें उसकी जो स्ट्रक्चर है अंदरूनी अज़ा का वो मुतासर हो रहा है, वहाँ पर ज़ख़म बन रहे हैं। तो फंक्शनल डिस्पेप्सिया में भी क्या ज़ख़म बनते हैं या वो सिर्फ मैदे की तेज़ाबियत और बदहज़मी और जलन वगैरह की कैफियत के साथ मरीज़ आ रहा होता है। अच्छा, इसमें इसको हम बेसिकली डालते हैं एक नॉन ऑर्गेनिक कंपोनेंट में। जैसे ऑर्गेनिक में हम कहते हैं कि हाँ जी, आपको अल्सर है, आपने एंडोस्कोपी की, जो इसका टेस्ट होता है कॉमनली इसको डायग्नोज करने के लिए या तशखीस के लिए, तो आपको उसके अंदर अल्सर नज़र आया। आपको गर्ड है, रिगर्जिटेशन हो रही है, तो उसके साथ आपने पीएच मैनोमेट्री की तो आपको पता चला कि इसमें वाकई ही तेज़ाबियत की मिकदार ज़्यादा है और जो आपकी खुराक की नाली है उसके लोअर एंड के ऊपर उसका कंटेंट इकट्ठा हो रहा है। ठीक है,
जहाँ बात आती है फंक्शनल डिस्पेप्सिया की, तो हम उसमें अगर उस डिसऑर्डर की बात करें, उसमें पेशेंट्स की जो सिम्टम्स हैं वो आपकी जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है जिसके ऊपर 70 to 80% आपके पेशेंट जो हैं वो रिस्पॉन्ड कर जाते हैं, वो इस पे रिस्पॉन्ड नहीं करते। ये उसका एक कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट, जब आप उनकी एंडोस्कोपी करते हैं तो एंडोस्कोपी के ऊपर ना तो आपको कोई अल्सर मिलता है, ना कोई और ऐसी वजह मिलती है जिसकी वजह से पेशेंट को ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं, यानी कि लेकिन स्ट्रक्चरल डिफेक्ट कोई नहीं होता। बट उसकी साख तो पेशेंट्स को नहीं किसी सिम्टम्स किस्म के, सारे लेकिन सिम्टम्स आ रहे होते आ हैं। रहे होते हैं, और इसीलिए सिंस उसके ऊपर कोई आपको डिफेक्ट नहीं मिलता या अल्सर नहीं मिलता, तो उसका इलाज का थोड़ा सा तरीकाकार मुख्तलिफ है। उसमें आपको सीबीटी जो बिहेवियरल थेरेपीज़ हैं, या आपको इसके अलावा पेशेंट की थोड़ी सी स्ट्रेस या एंजाइटी को रिलीज़ करने के लिए कुछ ड्रग्स का सहारा लेना पड़ता है, और पेशेंट माशाल्लाह परफेक्टली नॉर्मल हो जाते हैं। अच्छा, अब हम ज़रा नैरो डाउन करते हैं फोकस को, कि अभी तो हमने एक बड़ी पिक्चर देख ली ना कि मैदे की तजाबियत में की वजह से मैदा भी मुतासर हो सकता है, खुराक की नाली भी, जिसे हम गर्ड कह देते हैं, और फिर आंतें भी मुतासर हो सकती हैं। अब हम फोकस ज़रा थोड़ा नैरो डाउन करते हैं गर्ड की तरफ। जी, तो गर्ड के क्लासिकल सिम्टम्स क्या होते हैं जिसके साथ पेशेंट आपके पास आ रहा ठीक है। होता है? अच्छा, गर्ड के क्लासिकल सिम्टम्स की अगर हम बात करें ना, तो दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है हार्ट बर्न, सीने की जलन। मरीज़ आके आपको कहेगा अगर पंजाब का है तो जी सोड़ पड़ती है, और अगर आपके नेटिव एरिया का है तो पेशेंट आपको आराम से कह सकता है कि डॉक्टर साहब सीने के पीछे जलन होती है, खाना खाते साथ जलन बढ़ जाती है, मैं लेटता हूँ तो जलन बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ रिगर्जिटेशन, एक तो सीने की जलन और तेजाबियत, दूसरा खुराक का वापस मोड़ के आना। डॉक्टर साहब मैं लेटता हूँ तो मुंह में खट्टा पानी आता है, वो खट्टी ठीक है, डकारें भी आती हैं, खट्टी पानी डकारें भी भी आता आते हैं, है। खट्टा पानी भी आता है, उसके साथ भी सीने की जलन होती है, और पेशेंट अक्सर जब रात को लेटे तो उसके साथ अक्सर उनको कफ भी हो सकती है। ये उसके कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। इसके अलावा पेशेंट को खुराक निकलने में दुश्वारी होना, या खुराक निकलते हुए तकलीफ़ का सामना करना पड़ना, या सीने में दर्द भी हो सकती है। ये वो कॉमन सिम्टम्स हैं जिसके ऊपर आप 65 to 70% पेशेंट्स को आराम से डायग्नोज कर लेते हैं कि इनको गर्ड है। अच्छा, गर्ड से डॉक्टर साहब आपका माशाल्लाह बड़ा वसी तजर्बा है। मेयो हॉस्पिटल में तो सैकड़ों मरीज़ रोज़ के आ रहे होते हैं, फिर प्राइवेट प्रैक्टिस में भी आपके पास पेशेंट आते हैं। ऐसे ही। तो इसमें कौन सा एज ग्रुप और कौन सी जेंडर जो है वो ज़्यादा मुतासर होकर आपके पास आ रही होती है? अच्छा, अगर हम एज ग्रुप की बात करें तो कहा पहले ये जाता था कि 40 से ऊपर हैं आप तो ये लाजमी है, ढेड़ ठीक है, उम्री की बीमारी है, बस बीमारी उससे आपको यंग वंस होगी। में नहीं हो सकती। बट आजकल के स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में, जहाँ पे बच्चे, आप कैरियर काउंसलिंग देखें, अर्ली 20s और अर्ली टीन्स के स्टूडेंट्स जो हैं आपके पास, ऑब्वियसली हमारे पास अंडर ग्रेजुएट्स क्लासेस आती हैं, आपके पास MBBS के स्टूडेंट्स भी आते हैं, तो उन बच्चों के अंदर भी इसका जो है वो वैसे इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा राइज हो रहा है। तो बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि हमारे फिक्रिया यंग है, वंस के अंदर भी ये प्रॉब्लम्स आना शुरू हो एग्जैक्टली। गए हैं। और जो बुक्स कहती थी वो कन्वेंशनली उस चीज़ से अब हम हट चुके हैं। आपकी पॉपुलेशन थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव कर रही है। कहा यह जाता है कि लेट 30s और 40s में आपका इंसिडेंस इसका थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी के एंजाइम्स जो हैं वो थोड़े डिफरेंट बिहेव करना शुरू कर देते हैं। और जहाँ तक हम बात करें कि ये मर्दों में ज़्यादा है या औरतों में ज़्यादा है, तो दोनों में यकसा है। हाँ, इसकी जो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं उसका चांस जो है वो मेल्स में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स के। औरतों की निस्बत मर्दों में इसकी कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा है, जिसमें हम बैराटिसोफेगस की बात करते हैं, या खुदा ना खास्ता इसके कैंसर की बात करते हैं। अच्छा, कैंसर भी हो सकता है इससे कैंसर भी हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हमारा जो लोगों का तर्ज ज़िंदगी है, लाइफस्टाइल है, और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, तो वो किस तरह कितना रोल प्ले कर रहे हैं कि जो हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा तेज़ाबियत के और ये अल्सर के मसाइल होना शुरू हो गए हैं? देखिए, हर बीमारी के अंदर आपका एक मेजर कंपोनेंट होता है आपका लाइफस्टाइल, जो आपने ऑलरेडी मेंशन किया। अगर उसका मेजर रोल इस तरह की बीमारी में एटलीस्ट 60-70% से ज़्यादा है। सबसे बड़ा फैक्टर हमारे लोगों का खुराक पे तवज्जो, मिर्च मसाले वाली खुराक, इसके अलावा कैफ़ीन, अल्कोहल थोड़ा सा कम कहेंगे आप इसको, लेकिन कैफ़ीन हाँ, काफ़ी हमारे ज़्यादा पार्ट ऑफ है। द वर्ल्ड में हाँ अल्कोहल जी, इतना बड़ा थोड़ा मसला सा नहीं कम है। है। बाकी सिट्रस फ्रूट्स, उनकी कंटेनिंग जो आपके पास डाइट होती है। इसके अलावा पेशेंट्स, पाकिस्तान में ऑब्वियसली मिर्च मसाले का रिवाज काफ़ी अच्छा है, तो उसके साथ पेशेंट्स की एसिडिटी के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा रात का खाना खाते साथ लेट जाना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई वर्क रिलेटेड आपकी एक्टिविटी जो है बस वही है, उसके अलावा कोई आपके पार्ट नहीं तो है, टेक्नोलॉजी ने इतनी आसानियाँ पैदा कर दी हैं कि आपको कि ज़रूरत शायद ही नहीं होती एक्सरसाइज कि भी लेट के फिजिकल कर लेते हैं हम, एक्टिविटी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है अब ज़रूरत आपको। नहीं पड़ती। एग्जैक्टली। सो वो एक बड़ा फैक्टर बनते जा रहे हैं इसके साथ, और उसके साथ साथ आपके इन्वायरमेंट का स्ट्रेस फैक्टर, जो कि आपकी इन सारी चीज़ों को रिजॉल्व करने में या शायद हेल्प को लेने में थोड़ा सा आपको उसमें देर कर देता है। तो ये सारे फैक्टर्स जब मिला के किसी पेशेंट में इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनको ट्रीट करना 1 by 1 थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी होता है, लेकिन पेशेंट मैनेज हो जाते हैं अगर वो अपने नॉलेज के साथ राब्ते में रहें तो। लेकिन कुछ तो फिर इसका मतलब आपकी गुफ्तगू से मुझे अंदाज़ा हो रहा है, और लोगों को भी समझना चाहिए कि कुछ तो मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं True. जिनका ताल्लुक आपकी ज़ात से है। आप अपनी तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली लाकर उसको ठीक कर सकते हैं। कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल,
हमारे यहाँ पर उल्टा हिसाब होता है। गोरा क्या करता है कि नाश्ता बड़ा हैवी करता है, क्योंकि आपको पूरे दिन के लिए तवानाई चाहिए जी। तो नाश्ता हैवी करते हैं, फिर लंच निस्बतन कम करते हैं और बिल्कुल लाइट सा डिनर करते हैं। एग्जैक्टली। और पाकिस्तान में उलट कर लें, उलट करते हैं लोग नाश्ते को लिफ्ट ही नहीं करवाते, हल्का फुल्का सा लाइट सा चाय का एक कप पिया, चलो जी बस क्या हल्का फुल्का नाश्ता, जल्दी भी होती है पहुंचने की, और वो हाँ जनाब जी। वो कर लिया। दोपहर का खाना कभी खाया नहीं खाया, वो भी हो गया। लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, आप सेकंड कीजिएगा अगर आप उससे मुतफिक हो, कि जनाब रात को सारे कामों से फ्री होके जनाब हम फिर अच्छा सा। पेट भर के खाना खाएंगे हाँ। अच्छा खासा, और जनाब और वो फिर हैवी खाना खा लेते हैं, और फिर उसके बाद खाते भी लेट हैं, खाते भी ज़्यादा हैं, फौरन और बेड फिर पे। लेट भी जाते हैं। तो इसका मतलब है कि 60% जो आपने फैक्टर बताया है वो तो आपके अपने हाथ में है, हाथ में कि आप सिर्फ उसी को चेंज कर लें अगर, तो काफ़ी मसले मसाइल हल हो काफ़ी सकते बेहतर हैं। उसमें देखिए सबसे ज़्यादा चीज़ जो आजकल है कि हम थोड़े वेस्टर्नाइज हो रहे हैं। हमने क्या लेना है, थोड़े नहीं हमने काफ़ी सुबह हो गए हैं जी। हमने सुबह नाश्ते में क्या हम पसंद करेंगे, हम एम्प्टी स्टमक कॉफ़ी लेंगे। ठीक है, अगर गोरा कॉफ़ी ले रहा है, ब्लैक कॉफ़ी ले रहा है, उसकी कंटेंट कितना ले रहा है, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट, थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है। हम अगर कॉफ़ी ले रहे हैं तो फिर उसे एम्प्टी स्टमक ना रखें। अगर आप उसके साथ प्रोटीन ऐड कर रहे हैं, कार्ब्स ऐड कर रहे हैं, मेक इट अ मील, उसको एक खाने की फॉर्म में लें। आपने एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक कहा, ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग की एक वर्ब की जाती थी, लेकिन अब उससे उल्टा है। अब रात को मिलके एक अच्छा सा खाना खाएं हम, और वो भी बेड पे बैठ के खाएं, और फिर हम बेड के ऊपर सो जाएं। तो उससे ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। अगर यही खाना आप सोने से 3 घंटे पहले खाएं, जिसमें आपके रिगर्जिटेशन के चांसेस 3 घंटे के बाद काफ़ी कम हो जाते हैं, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। या आप खाने के 2 घंटे के बाद कोई लाइट सी एक्सरसाइज कर लें, या आपका सोने का टाइम वैसे ही उससे थोड़ा सा आगे लैप्स हो जाए, हल्की फुल्की ग़िज़ा और रात के खाने की, तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है आपके पेशेंट की मैदे की तेज़ाबियत पे और इन सारे मसलों के साथ। और जो दूसरा फैक्टर आपने नॉन मॉडिफाइबल, जिस पे हमारा इख्तियार नहीं है, वो हमारे जो बाहर का एटमॉस्फेयर है या बाहर के जो हालात हैं। अब पाकिस्तान के हालात आप देखें, हमारे, मैं तो ये कहता हूँ कि हमारी पूरी कौम जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर का स्ट्रेस शिकार में है। है। आप सड़कों पर देखें, लोगों में कुव्वत बर्दाश्त खत्म टॉलरेंस होती जा बहुत रही है, कम हो टॉलरेंस, चुकी है, रोड रेज कितना बिल्कुल बढ़ता नहीं जा है, रहा बिल्कुल ही नहीं है, है। बिकॉज एवरीबॉडी इज लाइक इन अ टग ऑफ वॉर, हाँ, कि जिस तरह जंग की कैफियत जंग में की नहीं होता, कैफियत में। उसके दिमाग के ऊपर गाड़ी भी चला रहा है तो उसके दिमाग के ऊपर है बच्चों की फीस जमा करवानी है, एग्जैक्टली, ओहो कल पेट्रोल 13 रुपये बढ़ गया। तो एग्जैक्टली लोगों को ये, अब ये उनके इख्तियार में नहीं है, बेचारे नहीं है। लोगों के, अवाम के हाथ में ही। तो और एक और फैक्टर जो हमारी, सॉरी मैंने आपकी बात को काटा इसमें, अगर हम एक और फैक्टर की बात करें तो उसमें ये बहुत ज़्यादा है, कज़न मैरिजेस भी। ठीक है, उससे होगा कि आपके नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में आपके पास डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, आपके पास दिल के मसले हैं, आपके पास शुगर, ब्लड प्रेशर, सारी बीमारियाँ वहीं के वहीं, और वो आपके अंदर फिक्स बढ़ते से बढ़ते जाते हैं। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स जब आपके पास होंगे, आपका डायबिटीज़ है, आपका स्टमक का जो मूवमेंट है वो वैसे ही थोड़ी सी स्लो हो जाती है विद टाइम। तो ये सारी चीज़ें, ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, उसकी एक फॉर्म ये होती है कि पेशेंट को खाना हजम नहीं हो रहा। सो ये सारी चीज़ें मिल के इन सारे अवामिल को और बढ़ा देती हैं जो आपके और फिर हाथ में शुगर में नहीं जैसे है। आपने मेंशन किया कि उसमें गैस्ट्रोपेरेसिस हो प्रेसिस गई, हो जाता है, मैदा कमज़ोर हो गया, एग्जैक्टली, तो हाजमे का सिस्टम भी स्लो हो गया आपका। हाँ जी, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई है। कज़न मैरिज भी हमें मेडिकल कम्युनिटी को इसको डिस्करेज करना चाहिए, क्योंकि इससे काफ़ी बीमारियां जो नस्ल दर नस्ल चल रही हैं, हाइपरटेंशन हो गया, ब्लड ब्लड प्रेशर हो गया, कुछ तो उसके हाइपरलिपिडीमियास हैं जो आप किसी तरह से उनके एग्जैक्टली साथ तो उसके चलते जाते हैं। इम्कानात बढ़ जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके डायग्नोसिस की तरफ अगर आएँ, GERD की डायग्नोस करने के लिए, वैसे तो आप जैसी एक्सपर्ट अगर हों तो शायद पेशेंट की हिस्ट्री और उसकी अलामात सुनकर ही आप एक डायग्नोसिस जहन में बना लेंगे और आप दवाएं जो है वो तजवीज़ कर देंगी। लेकिन फिर भी इसको कंफर्म करने के लिए व्हाट इज़ द बैटरी ऑफ टेस्ट जो हम करते हैं और फिर हम कंफर्म करते हैं कि ठप्पा लगा देते हैं कि ना इस मरीज़ को GERD है। अच्छा, इसमें ना बेसिकली आपका स्कूल ऑफ थॉट तो सेम ही है अभी तक। उसमें आप पेशेंट्स की अगर हिस्ट्री एग्जामिनेशन की बात करें तो उस पर 60 to 70% आपके पास पेशेंट्स हैं जिनको आप GERD लेबल करते हैं और ट्रीट कर देते हैं। आप उनको ट्रीटमेंट में डालते हैं, 4 से 6 हफ्ते के लिए दवाई देते हैं, पेशेंट्स आपके रिस्पॉन्ड कर जाते हैं। इससे अगर फर्दर टेस्टिंग इनमें हम स्पेसिफिकली उन मरीज़ों के लिए ज़्यादा डिमांड करते हैं जिनमें अलार्म सिम्टम्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं रेड फ्लैग साइन, कि ख़तरे की कुछ अलामत आ गई हैं। उसमें पहली अलामत क्या होती है? खून की कमी हो जाना, एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है इनमें। इसके अलावा मरीज़ का वज़न कम होना, वेट लॉस हो रहा है, या खाने पीने में दुश्वारी हो रही है, खुराक को निगलने में, जिसे हम डिस्फेजिया और डायनोफेजिया कहते हैं। इन दैट केस आप एक टेस्ट जो है वो इनके लिए कॉमनली प्रिस्क्राइब करते हैं। पाकिस्तान के हर मरीज़ को अब उसका नाम आता है, डॉक्टर साहब आप वो जी कैमरे वाला टेस्ट करते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ अपर GI एंडोस्कोपी, जिसमें हम बेसिकली नाली डाल के अंदर देखते हैं कि अल्सर फॉर्मेशन है या कोई पॉलिप है या कोई और अंदर आपको डिसऑर्डर नज़र आता है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट्स को उसके साथ उसके हिसाब से ट्रीट करते हैं।
ये इसका एक कंपोनेंट है, मेजर टेस्ट है। इसके अलावा अगर आपने 24 आवर्स, हमने उसकी बात की थी कि तेज़ाब बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो उसके लिए 24 आवर्स पीएच मैनोमेट्री भी है, स्ट्रक्चर बन रहा है तो आप उसके लिए उसकी बेरियम वगैरह भी करवा सकते हैं। सो दे कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एपीडी एज वेल। उसी के साथ ही आएंगे और एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच के साथ हम इसमें चलते जाते हैं। जो पेशेंट्स आपके ट्रीटमेंट को 2 महीने के बाद रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, फिर हम एंडोस्कोपी को प्रेफर करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एंडोस्कोपी की अगर बात करें तो लोगों का, आम पब्लिक का तासुर यही होता है कि शायद एंडोस्कोपी सिर्फ तशखीस के लिए इस्तेमाल होती है। तो अपर जीआई एंडोस्कोपी, जिसमें हम खुराक की नाली को भी देख सकते हैं, मैदे को भी देख सकते हैं, और आंतों के भी कुछ जी पोर्शन, छोटी जी आंत के भी कुछ छोटी आंत का पोर्शंस हम कुछ देख portion सकते है। हैं। तो ये इलाज भी कर लेती है। मिसाल के तौर पर कोई ऐसा अल्सर अंदर आपको नज़र आ गया जहाँ से खून रिस रहा है, तो एंडोस्कोपी के थ्रू हम उसकी ब्लीडिंग भी रोक सकते हैं। हाँ जी, इस तरह एग्जैक्टली। के कुछ तरीक़ेकार हैं, यानी कि उसका तरीका इलाज भी हम, मतलब एंडोस्कोपी से हम इलाज भी कर सकते हाँ हैं कुछ जी, बीमारियों का। हाँ जी। अच्छा, देखें, किसी भी चीज़ का यूज़ हर किस्म की बीमारी में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कुछ बीमारियों के लिए ये सिर्फ तशखीस के लिए इस्तेमाल होती है, और कुछ में तशखीस के साथ साथ ये आपके इलाज के लिए भी साथ इस्तेमाल होती है। जैसे किसी का गर्ड के साथ ही कॉम्प्लिकेशन के तौर पे अगर उसमें स्ट्रक्चर बन गया, खुराक की नाली तंग हो गई है, या किसी मरीज़ ने तेज़ाब पी लिया उसके साथ खुराक की नाली तंग हो गई, तो उस सूरत में आप पेशेंट की जो खुराक की तंगी है नाली की, वो इसके थ्रू आराम से खोल लेते हैं एंडोस्कोपी के थ्रू। अगर हम बात करें सिर्फ तशखीस करने की, तो तशखीस करने के लिए तो ये बेशबहा आपके पास इसमें और डिजीज़ हैं, सीलिएक डिजीज़ है, गैस्ट्राइटिस है, आपके पास अल्सर है, इरोसिव एसोफेजाइटिस है। काले यरकान की बात करें जिसमें पेशेंट्स खून की उल्टी के साथ आते हैं, तो उनमें अंदर जो उनकी खून की शरियानें हैं वहाँ से खून निकल रहा होता है, वो भी आप उसके थ्रू पहले देखते हैं, और फिर फाइनली हम उसी के ऊपर उसकी ट्रीटमेंट भी करते हैं। आपने उसमें कोई डाई डालनी है, आप उसमें स्क्लेरोथेरेपी करनी है, आप वो कर सकते हैं। आपने उस पर बैंड चढ़ाने हैं, आप वो कर सकते हैं। अगर अंदर कोई पॉलिप बना हुआ है, उसको रिसेक्ट करना है, काटना है, आप इसके थ्रू वो भी कर सकते हैं। सो इट डिपेंड्स कि डिज़ीज़ क्या है और उसमें इसका यूजेज क्या है। तो ये आपको तशखीस में भी हेल्प देती है, इसके अलावा ये आपको मुआलजे में भी हेल्प देती है। अच्छा, ये तो हो गया इसका। अब हम इस तरफ आते हैं कि एंडोस्कोपी का जो है वो आमतौर पर प्रोसीजर, अगर ख़ाली हमने तशखीस करनी है तो उस सूरत में कितनी देर का प्रोसीजर होता है, और अगर हमने कुछ उसके ज़रिए हमने कुछ किसी मर्ज़ का इलाज भी करना है तो उस वक्त कितना टाइम लग जाता है अमूमी तौर पर? अच्छा, अगर हम एंडोस्कोप की बात करें तो पेशेंट्स में इसका थोड़ा सा फियर होता है, ठीक है, कि अंदर कैमरा डाल रहे हैं, नाली जाएगी, पता नहीं उसके साथ क्या हो जाएगा, उसके बाद मुझसे बोला नहीं जाएगा, और दूसरा पाकिस्तानी कौम को भूखा रखना थोड़ा सा मुश्किल काम है। सो इस टेस्ट की एक काफ़ी मुश्किल काम है काफ़ी जी। मुश्किल काम है। इस टेस्ट की एक प्री रिक्वायरमेंट होती है आपके पास कि एटलीस्ट 6 से 8 घंटे पहले पेशेंट जो है वो भूखा रहे या कुछ खाए ना, ताकि डॉक्टर को जो नाली अंदर डाली जाए, जिसके आगे कैमरा और लाइट लगी होती है, इजीली खुराक को उसके हिना थ्रू, ना हो अंदर, हाँ जी, ताकि वो उसकी आसानी इजीली बासानी अंदर के जो कंटेंट और वॉल्स को उसको देख अच्छे सकें। तरीके से एग्जामिन कर सके। एग्जैक्टली। सो उसमें आपको उसके साथ आसानी हो जाती है अगर ये आप कर रहे हैं, और उसमें हम मरीज़ को बताते हैं कि आपके हिस्से को, मतलब मुंह के थ्रू आपका जो है एरिया है उसको सुन करके, और अगर एक पेशेंट बहुत ज़्यादा ताकि तकलीफ ना एंशियस हो। हो, हाँ जी, पेशेंट बहुत एंशियस हो, तो कभी कभी आप शॉर्ट एनेस्थीसिया के अंडर भी पेशेंट को इस प्रोसीजर को कर लेते हैं। कॉमनली 5 से 15 मिनट से ज़्यादा का प्रोसीजर ये नहीं होता, ठीक है, बड़ा, ये तो ट्रीटमेंट के सिंपल सा है। साथ, ट्रीटमेंट के साथ। इसी पे मैं एक पेशेंट याद है मुझे, एक बाबा जी थे, वार्ड में थे हमारे पास, बाबा जी आए हमारे पास कि उनसे खाना हजम नहीं होता। एंडोस्कोपी के लिए प्रिपेयर किया, अगले दिन बाबा जी प्रिपेयर नहीं थे, वापस आ गए एंडोस्कोप के लिए से। दूसरे दिन किया तो बाबा जी की फिर तबीयत ख़राब होगी, वापस ले आए। तीसरे दिन हमने ड्यूटी पे कुछ लोग ज़्यादा डिप्यूट किए और बाबा जी का पूरा चेक एंड बैलेंस रखा, तो बाबा जी ने खाया तो कुछ भी ना। सुबह एंडोस्कोप के लिए जब लेके गए, मसला ये था खाना उनका खुराक मैदे से आगे नहीं जा रहा था। जो वो खाते थे वो कुछ इस तरह का खाते थे कि वो निकल जाए। अब बाबा जी ने खा लिए माल्टे, माल्टे के अंदर से कोई ढेरों ढेर बीज निकले, और फिर बाबा जी हमारे काबू आ गए, ठीक है। सो फाइनली ही एडमिटेड दैट, और फिर हमने उनका देखा कि अंदर नाली तंग है, तो उनकी नाली को फिर एक दफ़ा में खोला, फिर 3 सिटिंग्स की, एंड माशाल्लाह वो अभी तक फॉलो अप में, इट्स बीन मोर देन 7 ईयर्स, 7 साल हो गए हैं। वो तब भी बाबा जी थे, वो अभी मेरे बाबा जी हैं। अच्छा, वेरी नाइस, इतना आपने क्लोज फॉलो अप रखा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक जा रहे हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बाबा जी। चलें जी, बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। दुआएं देते होंगे आपको। अच्छा, इसमें जो जिस इंस्ट्रूमेंट से हम करते हैं उसको हम एंडोस्कोप कहते जी। हैं, उसकी डॉक्टर साहब स्टेरिलाइजेशन या उसका जरासीम से पाक होना कितना ज़रूरी है? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारे अब ये इतना ज़्यादा मुश्किल टेस्ट नहीं रह गया हुआ, हमारे जो नवाही इलाके हैं, कस्बा जात के अंदर भी एंडोस्कोपियाँ हो एंडोस्कोपीज हो रही रही हैं। हैं, हाँ। तो कई दफ़ा क्रॉस इन्फेक्शंस भी हो जाती हैं कि एक मरीज़ है जिसको हेपेटाइटिस बी हुआ हुआ है या सी हुआ हुआ है, एग्जैक्टली। आपने उसकी एंडोस्कोपी की लाइन में दूसरा मरीज़ आया, आपने विदाउट स्टेरिलाइजेशन अगर वो इंस्ट्रूमेंट उस पर यूज़ कर दिया
तो उसको भी खुदा न खास्ता ये ख़तरनाक वायरल इन्फेक्शन होने हो के सकती चांसेस है। होते हैं। तो इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालिए कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंडोस्कोप की जो स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन है। अच्छा, स्टेरिलाइजेशन हम किसी भी प्रोसीजर में हो आपके लिए अट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी की जान उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी अपनी जान इंपॉर्टेंट है या आपके अपने घर में से किसी की है। सो अगर हम ये वो प्रोसीजर्स हैं जो बहुत ज़्यादा सोर्स होते हैं आपके एक से दूसरे को ट्रांसमिट करने का। सबसे मेजर सोर्स क्या बनता है हेपेटाइटिस बी और सी, जैसे आपने मेंशन किया। उसमें होता क्या है कि हो क्या ज़्यादा किन पेशेंट्स के रहे जिनको काला यार कान है और उसके साथ वो खून की उल्टियों के साथ आए या अंदर मौके बन गए हैं, ठीक है, जिसके लिए इलाज के लिए वो आए हैं। और कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें सिर्फ अल्सर है। तो आप बहुत से पेशेंट्स को बी और सी का वो रिस्क दे रहे हैं जो शायद ज़िंदगी में उन्हें वैसे नहीं मिल सकता। Exactly. सो बीइंग अ फिजिशियन ये हमारी ड्यूटी है कि हम वो सोर्स ना बने जो इसको स्प्रेड करें, ठीक है। इसकी स्टेरिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आपके पास डिसइंफेक्टेंट प्रॉपरली नहीं है, जस्ट वेट जब तक वो अवेलेबल ना हो। दूसरे की ज़िंदगी से खेलना फिजिशियन का काम तो बिल्कुल नहीं है, लोगों को वैसे गाइड करना काम एंडोस्कोपी है। से पहले आमतौर पे टेस्ट करवाया जाता है कि हाँ ताकि जी। ये भी कंफर्म हो जाए जी, हमें जी, कि इस एग्जैक्टली। मरीज के अंदर वायरस मौजूद तो नहीं है। एग्जैक्टली हर पेशेंट की लिस्टिंग पे करने के लिए आपको एक एचपी लाजमी चाहिए होता है कि आपका पेशेंट का एचपी जो है वो सेफ साइड पे हो, 9 टू 10 की रेंज के ऊपर हो, ताकि और ड्यूरिंग प्रोसीजर उसको कोई मसला ना हो। दूसरा टेस्ट जो आप कॉमनली इनमें कराते हैं वो हेपेटाइटिस बी और सी का करते हैं। एंड देन फिर आपकी लिस्ट उसके अकॉर्डिंगली चलती है कि बी और सी के पेशेंट्स इस लिस्ट पे हैं और जो नॉन बी और सी पेशेंट्स हैं वो आपके इस लिस्ट पे हैं और जिनको दोनों हैं उनकी लिस्ट अलग है। अच्छा, अब आपने एक पेशेंट को 6 घंटे के लिए तो आपने रोज़ा रखवा दिया डॉक्टर साहब, जी सर। एंडोस्कोपी 10-15 मिनट में आपने हम्म। कर ली। अब उस बेचारे की क्रेविंग भी हो रही होगी, भूख भी लग रही होगी, तो वो कितनी देर के बाद नॉर्मल कोई खाना पीना कर सकता है और खाना क्या खाना होता है एंडोस्कोपी के बाद? अच्छा, इसमें बेसिकली जब करने से पहले आपने उस एरिया को सुन किया होता है लोकल स्प्रे के साथ, ठीक है। उसका इफेक्ट जाने में 4 से 6 घंटे लग सकते हैं। सो पेशेंट को थोड़ा सा हौसला देना होता है कि तो रोज़ा थोड़ा सा लंबा है लंबा है। और इन दैट केस अगर आप ये सेल चेक करते हैं, पेशेंट की शुगर चेक कर लेते हैं, शुगर कम हो रही है, आप उसको आईवी की फॉर्म में दे सकते ड्रिप की हैं, सूरत में ड्रिप भी की हम फॉर्म में दे हैं सकते हैं। ताकि बट शुगर उसने अगर पेशेंट आपकी कहे बगैर खाने की कोशिश करेगा तो वो सांस की नाली में भी खाना जा सकता है, क्योंकि खुराक की नाली की एक्टिविटी इस वक्त इतनी स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। सो आप उसके साथ क्या करते हैं कि पेशेंट को बताते हैं कि 4 से 6 घंटे के बाद आपने पहले पानी या किसी लिक्विड से स्टार्ट करना है और 6 घंटे से 8 घंटे के बाद आप अपनी सेमी सॉलिड्स की तरफ आ सकते हैं और फिर आप यानी कि सुकून से नरम अपना ग़िज़ा खाना लेने नरम जिसमें ग़िज़ा ले सकते मिर्च हैं, मसाले वाली चीज़ें ज़्यादा ना हो ज़्यादा नहीं और सॉफ्ट डाइट पे हों और फिर रात तक आप अपना प्रॉपर खाने की तरफ आ सकते और हैं। अगले दिन तो वो पूरा खा सकते सकते हैं, हैं। खा सकते मतलब लक्ष्मी चौक चल के कढ़ाई हैं। नहीं, बनवा लें। लक्ष्मी चौक नहीं, हॉस्पिटल के अंदर बैठ के हॉस्पिटल का खाना। चले, अच्छा, हॉस्पिटल से मुझे अब मेरा अगला सवाल तो ये था आपसे कि मरीज़ की आपने एंडोस्कोपी की, क्या उसका हॉस्पिटल में दाखिला ज़रूरी है या उसको आप घर भी भेज सकती हैं सेम डे? इसमें डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं। जैसे हमने बात की है हेपेटाइटिस सी के पेशेंट्स की, जो काले यार कान के पेशेंट्स खून की उल्टी जिसे हम एमएसएस कहते हैं उसके साथ आते हैं, वो पेशेंट्स आपके फॉलोअप में आ रहे होते हैं। उनकी एक दफ़ा बैंडिंग की आपने, जो अंदर खून के मौके बने उसके ऊपर बैंड चढ़ाए, फिर आप उनको बुलाते हो 2 वीक्स पे आएँ या मेरी जितनी प्रेफरेंस है 4 वीक्स के ऊपर आएँ। वो पेशेंट्स इस प्रोसीजर को ओपीडी बेसिस के ऊपर करवा सकते हैं या लेकिन कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जिसमें अगर अभी खून का अखराज बहुत ज़्यादा हो रहा है या काले पखाने आ रहे हैं पेशेंट को, या किसी पेशेंट ने जैसे तेज़ाब पी है एक्यूट फॉर्म में, या किसी का खाना जो निगलने की इस्तात है वो 1-2 दिन से बहुत कम हो गई है, तो इन दैट केस आपको पेशेंट को दाखिल रखना पड़ता है। प्रोसीजर करने के बाद भी जो ओपीडी बेसिस पे आते हैं उन पेशेंट्स का वार्ड में शॉर्ट स्टे होता है 4 से 6 घंटे का, ताकि एक दफ़ा पता चले कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुई और फिर आप उस पेशेंट को घर भेजते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ब्लीडिंग अल्सर्स जो होते हैं जिसमें चाहे वो मैदे के अंदर हो या आंतों के अंदर हो या खुराक की नाली के अंदर भी अल्सर बने हो, तो वहाँ ब्लीडिंग हो रही है। अब मरीज़ से जब हम बताते हैं कि भी इसमें अल्सर के अंदर ब्लीडिंग भी हो सकती है, तो कौन सी ऐसी अलामत होगी या स्टूल का कलर होगा जिससे उसको फ़ौरन शक जाना चाहिए कि जनाब ये ब्लीडिंग हो रही है, क्योंकि उसका रंग तो उस जैसा नहीं होगा एग्जैक्टली ब्लड की तरह का। एग्जैक्टली तो पेशेंट को कैसे पता चलता है स्टूल को देखकर या पखाने को देखकर कि जनाब ये कहीं मेरे अंदर खून रिस रहा है हमारे निज़ाम हज़म के अंदर? अच्छा, उसमें हम अगर बात करें पेशेंट्स की, जैसे हम अपर जी अब कुछ बवासीर के भी मरीज होते हैं हाँ ना, जी, तो दोनों की उसमें बात भी करते हैं। ब्लीडिंग हो रही होती है, तो दोनों को डिफरेंशिएट किस तरह करेंगे कि अपर जीआई ब्लीड हो रही है या हाँ, नीचे लोअर कहीं से जीआई, खून हो रही है? ठीक है। अच्छा, खून इसमें आ हम रहा है। अपर जीआई को कॉमनली करते हैं कि सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम तक, उससे ऊपर की जो ब्लीड है आपके मैदे में तेजाब होता है, तेजाब जब खून के साथ मिलता है तो उसका कलर को चेंज कर देता है। दूसरी तरफ बवासीर की ब्लीड जो है वो आपकी लोअर जीआई ब्लीड में से आती है, जो बिल्कुल आपके रेक्टल एरिया के साथ से हो रही है। फ्रेश ब्लड आता है उसमें, पेशेंट आपको कॉमनली बताते हैं कि बिल्कुल लाल रंग का खून आया डॉक्टर साहब, ऐसे है जैसे किसी ने कलर होता है खून का। एग्जैक्टली जैसे किसी ने मुर्गी ज़िबा कर दिए, अचानक से बहुत ज़्यादा खून आया। जहाँ पे ये अपर जीआई ब्लीड की बात है जो कि काले यार कान के मरीजों के साथ है, तो उसमें मरीज बताते हैं कि ब्लैक टैरी स्टूल है, काला लुक जैसा पहाना जो कि ज़्यादा बदबूदार भी है और जिसको फ्लश करना भी ज़्यादा मुश्किल है आम पहाने की निस्बत। सो आप ब्लैक कलर की फिर
डे बाय डे जो उसकी प्रोग्रेस है उसके थ्रू पूछते हैं कि बहाने का रंग चेंज हुआ। और पेशेंट माशाल्लाह इतना सीख जाते हैं कि कुछ तो है, तस्वीरें भी दिखाते हैं, और पेशेंट इतना सीख जाते हैं कि वो आपको खुद बताते हैं कि डॉक्टर साहब आज रंग उतना काला नहीं है, लुक जैसा काला नहीं था, थोड़ा इसका सा मतलब ब्राउनिश हो पेशेंट गया। बेहतरी की तरफ जा रहा है। एग्जैक्टली। सो आप पेशेंट्स को कलर की सेंस दे के भेजें या उसको उसके बारे में थोड़ा सा अवेयर करके भेजें, तो पेशेंट आपको उसके साथ कंप्लाई तो करते हैं। साबित ये हुआ कि एंडोस्कोपी खाली एक प्रोसीजर नहीं है, इसमें थोड़ी सी पेशेंट को काउंसलिंग भी करनी होती है ताकि अवेयरनेस वो भी देनी मॉनिटर होती करता है। रहे एग्जैक्टली। कि वो ब्लीडिंग वगैरह बंद हुई है या नहीं हुई नहीं है। हुई है। अच्छा, अब हम मैनेजमेंट प्लान की तरफ आते हैं डॉक्टर साहब। अब पेशेंट डायग्नोज भी हो गया, अब उसको उसका इलाज करने के लिए हमारे पास क्या क्या अद्वियात मौजूद या कौन कौन से प्रोसीजर्स मौजूद हैं। एक तो प्रोसीजर आपने बता दिया कि एंडोस्कोपी के थ्रू ही अगर कोई फाइंडिंग वहाँ पाई गई है तो आप उसको फिक्सअप ट्रीट कर कर लेते सकते हैं। हैं हम। अद्वियात हमारे पास ऐसे अवेलेबल हैं जिनसे उसके सिम्टम्स को देखिए। मेन पेशेंट का कंसर्न तो ये है कि सीने में जलन हो रही है, खट्टी डकारें आ रही हैं, रात को मरीज़ सो रहा है तो वो सो नहीं पा रहा, जो तेज़ाब है वो मुंह तक मुंह की आया हुआ तरफ है, आ रहा है। तो उन अलामात को रफ़ा करने के लिए हमें कुछ अद्वियात वगैरह भी देनी पड़ती हैं। हाँ जी, देखिए इसके अगेन हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं। एक तो कंपोनेंट हमारा लाइफस्टाइल था, जिसको हमने पहले जो चीज़ें हाईलाइट की उनको अवॉइड करके रात को सोते हुए सरहाने को ऊंचा कर लें, खाना हल्का फुल्का मुतवाज़िन ग़िज़ा, मिर्च मसाले ना सही, ये आपका एक कंपोनेंट है जो मेजर कंपोनेंट है। इसके साथ जब डॉक्टर के पास आता है तो प्रिस्क्रिप्शन के साथ आता है। प्रिस्क्रिप्शन पे आपके पास इसमें सबसे कॉमन चीज़ होती है वो प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स होते हैं। मैं नाम नहीं लूँगी लेकिन कुछ जी एक जी दो बिल्कुल, नाम हाँ हैं जी। जिसमें माशाल्लाह आपके पास किसी शायद पिंडी भटियाँ तो शायद इतना बैकवर्ड ना हो, चीचावतनी कहीं से भी पेशेंट आएगा उसको उस दवाई का नाम आता होगा और इसी वो तरह खा के आ रहा होगा। अब इसमें एक नया एडिशन रिसेंटली जो हुआ है वो पी कैप ड्रग्स का हुआ है, ठीक है, जो वो भी मैदे की तेजाबियत को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्पफुल बस ये साबित हो ट्रेंड भी रही हैं। ख़तरनाक है, मरीज़ के अस खुद ही मेडिकेशन सेल्फ मेडिकेशन लेकर अनफॉर्चुनेटली हमारे मेडिकल स्टोर वाले भी जब अलामात बताएं तो राइट अवे जिस दवाई की आप बात कर रहे हैं वो तो खुद से भी दे देते हैं उनको, मेडिकल स्टोर वाले भी, मेडिकल हालांकि स्टोर वो वाले मजाज नहीं है दवाई देने के। एग्जैक्टली। उसमें आप उन चीज़ों को ओवर द काउंटर और अगर अवेलेबल ज़्यादा करके आप इस्तेमाल मुस्तकिल करें तो शायद उनकी अफादियत भी इतनी नहीं रहती है, नहीं रहती वो तो एक आप। लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आपने देनी होती है ना। एग्जैक्टली और उसमें होता क्या कि आप पेशेंट को उस वक्त चीज़ें देखे शायद उसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज लगे कि मुझे फ़ौरन से आराम आ गया, मुझे बड़े अस्पताल नहीं जाना पड़ा, मेरा खर्चा नहीं हुआ, पेट्रोल महंगा है, फ्यूल है, सब कुछ है, लेकिन आप अपनी बहुत सी अलामात को उस वक्त उन दवाइयों खा के मास्क छुपा कर दे देते देते हैं, मास्क कर देते हैं। एक पेशेंट था हमारे पास, ही वॉज अ मिडल एज मेल, ओनली अर्निंग हैंड, फैमिली का सिर्फ वही कमाने वाला है, 5 बेटी हैं माशाल्लाह से, और बार बार मैदे का मसला हो रहा है, बार बार मैदे का मसला हो रहा है। गली मोहल्ले में से दवाई ले ली, 1 दफ़ा ली, 2 दफ़ा ली, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, वज़न कम होना शुरू हो गया। बीवी ने कहा कि आपका तो वज़न बहुत गिर रहा है, 1 हफ्ते में आप तो कमज़ोर लग रहे हैं। और जब वो हमारे पास आए तो ऑब्वियसली वेट लॉस मैंने पहले ही मेंशन किया था कि हमें होता है कि इस पेशेंट्स में हम एंडोस्कोपी सबसे पहले करें ताकि देखें कैसी क्या वजह है जो वज़न भी कम कर रही है। और जब उसका वो देखा तो उसके अंदर उसका कैंसर था ओह, और उसके पास हार्डली 2 to 3 वीक्स का टाइम था। सो वो चीज़ जो 3 महीने पहले शायद हमारे लिए उस आसान स्टेज होती पे थी, आसान थी कि हम इसका इलाज कर सकें, इस स्टेज के ऊपर वाला इलाज फेस के अंदर जा चुका हुआ था। सो खुदारा आप बेशक हल्की फुल्की पैनाडोल इस तरह की मेडिसिन के लिए आप ज़रूर कांटेक्ट करें, लेकिन अपने आसपास किसी ना किसी मुस्तनिद डॉक्टर के पास जाएं। और ये ओवर द काउंटर ड्रग्स के लिए तो शायद हमारी गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा इसमें काम करना पड़ेगा। जी गवर्नमेंट भी काफ़ी इसके ऊपर काम कर रही है कि नुस्खे के बगैर हाँ। जो है वो दवाइयाँ ना दी जाएं। फिर उन ड्रग्स से तो साइड इफेक्ट्स को भी कोई मॉनिटर नहीं करता। आपका एग्जैक्टली मरीज दवाई तो ले रहा होता है लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स को किसी को पता नहीं होता कि इसके अंदर वही साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, ज़्यादती से आ रहे हैं उससे, या उस दवाई के साथ किसी और किस्म की मैनिफेस्टेशन हो रही फिर है। दूसरे देखें अद्वियात को लेने का टाइम कि किस वक्त लेनी है। अब आमतौर एग्जैक्टली। पर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स खाली पेट खाली लिए पेट जाते सुबह हैं। के टाइम पे अब लेते हैं, ये अगर मेडिकल स्टोर वाले ने नहीं बताया तो उसने तो खाने के बाद लेना शुरू कर देगा, जिसका फ़ायदा ही नहीं। और दिन में एक दफ़ा लेना होता है। वो हो सकता है कि मेडिकल स्टोर वाला ज़्यादा इमोशनल होकर उससे कहे जी ज़्यादा आराम लेना है ज़्यादा तो लेना, सुबह दोपहर शाम हर इस्तेमाल खाने करो। से पहले ले लें ओवरडोजेज भी हो गई। होती। फिर 1 से 2 हफ्ते आमतौर पे हम सजेस्ट कर रहे जी होते हैं मरीज़ को, और वो उसने कहा जी आप 1 महीना खाएं जी पूरा। खाएं, अब आप अंदाज़ा लगाएं कि कितने जगहों के ऊपर वायलेशन हो रही है उस ड्रग बहुत ज़्यादा। की मिकदार भी, उसकी टाइमिंग भी, और उसकी जो मियाद है दवा खाने की वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो सारे फैक्टर्स मिलके तो उस दवा के जो नेगेटिव असरात हैं वो भी जिस्म के ऊपर आना शुरू हो जाएंगे, आना शुरू हो जाते हैं और उनको बढ़ा देते हैं कि फिर बढ़ा वही देते हैं। चीज़ जो आपके लिए फ़ायदेमंद होती है इतनी फ़ायदेमंद नहीं रहती ना। आपका रिस्पॉन्स बॉडी का वैसा रहता है जैसा एक मुस्तनिद मौलिज के हाथ में होता है। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हमारे मुल्क में वैसे तो मसाइल के अंबार हैं। लिस्ट अगर मैं बनाना चाहूँ तो शायद यहाँ से शुरू करें तो नीचे फ्लोर तक लिस्ट बन जाए मसाइल ऐसे की। ही लेकिन जो 2 बड़े मसले होते हैं वो हमारे यहाँ पर, एक तो तालीम का फुकदान है, लिटरेसी रेट ऐसे ही हमारा आप देख लें बहुत कम है। पढ़े लिखे बंदे भी इतने मेडिकली इग्नोरेंट होते हैं, मैंने खुद देखा है। ऐसे ही है। तो जिन्होंने स्कूल की शक्ल नहीं देखी उनको तो छोड़ ही देना।
और दूसरा जो मसला बहुत बड़ा है वो गुर्बत का है लोगों का। लोग इलाज करवा ही नहीं पाते, बर्दाश्त अफोर्डेबिलिटी। करते रहते हैं। अब एक मेहनत काश है, मज़दूर है, दिहाड़ी वाला मज़दूर है, अब वो बेचारा अपनी तो जान के ऊपर खेल कर वो बस बच्चों के लिए रोज़ी रोटी कमा रहा है। अब उसको खट्टी डकारें भी आ रही हैं, सारा कुछ हो भी रहा है, लामात भी आ रही हैं, लेकिन वो कहता है कि चलो कोई नहीं, बर्दाश्त किए रहते हैं, और वही पैसे जो इलाज पे लगाने हैं वो मैं बच्चों के ऊपर लगा दूँ। ऐसे ही है। अगर ये अनट्रीटेड रहे इन दोनों वजूहत की वजह से, जहालत की वजह से और या गुर्बत की वजह से या दोनों, लिथल किसी भी कम्बिनेशन तो फॉर्म दोनों में, का भी होता है दोनों हमारे का भी मुल्क हो में, सकता है। तो उस सूरत में फिर कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? अच्छा, अगर ये इस तरह से अनट्रीटेड रहता है किसी भी डिजीज़ में, अगर आप उसको ट्रीट नहीं करते तो कॉम्प्लिकेशंस तो हमेशा से होती हैं, लेकिन वो कॉम्प्लिकेशंस आपके लिए जानलेवा हैं या नहीं हैं। इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आपके लिए इतनी जानलेवा नहीं होंगी, जिसमें हम बात करें तो इरोसिस एसोफेजाइटिस, मतलब खुराक की नाली की सोजिश, जो कि आपके ट्रीटमेंट पे बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करती। ठीक है, दूसरी चीज़ इसके साथ स्ट्रिक्चर बन जाना, मतलब आप कहें कि खुराक की नाली का तंग हो जाना वक्त के साथ साथ, उसको फिर आप एंडोस्कोप के थ्रू चाहे खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा पेशेंट को बार बार बुलाना पड़ता है, बार बार प्रोसीजर करने पड़ते हैं, थोड़ा लंबा टाइम लगता है और पेशेंट अक्सर घबरा जाता है या तंग आ जाता है इन चीज़ों से। तीसरी चीज़ जो इसमें इससे बड़ा, सबसे बड़ा फैक्टर है, वो है बारट इसोफेगस। बार बार तेज़ाब का मुड़ के आना, तो जो खुराक की अंदरूनी झिल्ली की साख्त है उसके लोअर एंड की, वो चेंज हो जाती है। जब भी बॉडी में नेचुरल चीज़ से चेंज आएगा तो वहाँ पे मेलिग्नेंसी आएगी, जिसे हम कैंसर कहते हैं। तो कैंसर फॉर्मेशन, जिसे एडिनोकार्सिनोमा है इस एरिया का, वो होने के चांसेस हो सकते हैं, स्पेशली उन लोगों में जिन्हें 5 साल से ज़्यादा ये डिजीज़ है, मेल हैं, सिगरेट पीते हैं और इसके साथ अल्कोहल है या मल्टीपल और फैक्टर्स हैं, आपकी डाइट ऐसी है, तो उन पेशेंट्स में इसके चांसेस बढ़ जाते हैं, और इन दैट केस उसमें फिर आपकी ज़िंदगी के चांसेस भी उसके अकॉर्डिंगली थोड़े से कम हो जाते हैं। तो साबित ये हुआ कि अगर खट्टी डकारें आ रही हैं, रात को सोने में प्रॉब्लम हो रहा है, उसकी वजह से सीने में जलन हो रही है, तो इसको लाइट नहीं लेना चाहिए, नहीं। किसी क्वालिफाइड मुस्तनद डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लेना ज़रूरी है। चाहिए, क्योंकि जितनी इब्तदाई स्टेज में होगा मर्ज़, उतनी जल्दी उसका इलाज भी आसान भी होगा और आसान सस्ता है। भी होगा। हाँ जी। और जैसे आपने बताया कि अगर वो अनट्रीटेड रहे, उसका इलाज बर वक्त ना हो, तो फिर उस सूरत में इतनी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं कि होने बार के बार चांसेस प्रोसीजर्स होते हैं। करने पड़ सकते हैं, और खुदा न खास्ता नौबत कैंसर तक आ आ सकती है, सकते हैं। जो कि फिर देखने में जानलेवा इजी भी लगता है, साबित हो लेकिन सकता इतना इजी रह नहीं जाता। है, इतना ईजी रह नहीं नहीं जाता। जाता। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की, थैंक यू। कोशिश की हम दोनों ने कि लोगों जी। को एजुकेट कर सकें गर्ड के ऊपर, जो कि बहुत कॉमन एक बीमारी बनती जा रही है हमारी पब्लिक की। एग्जैक्टली। आखिर में चाहूँगा कि आप जो हमारे वामुन्नास पब्लिक के प्रोग्राम देख रहे हैं, उसको गर्ड के हवाले से टेक होम मैसेज क्या देना चाहेंगे प्लीज़? अच्छा, इसमें मेरा सबसे इम्पोर्टेंट जो मैसेज है हमारी आम आवाम के लिए, मतवाज़न ग़िज़ा रखें, रात का खाना हल्का फुल्का रखें, मिर्च मसाले वाली मुरगन ग़िज़ा या ये कैफ़ीन हो गई, चाय कॉफ़ी, इसका इस्तेमाल थोड़ा सा कट डाउन कर दें। सुबह या शाम किसी एक टाइम पे हल्की फुल्की एक्सरसाइज, चाहे वो वॉक की फॉर्म में हो या किसी और एक्टिविटी की फॉर्म में हो, अपने रोज़मर्रा के जो काम हैं उनके अंदर इसको ज़रूर डालें। और आपके सिम्टम्स को बार बार होने की सूरत में लाजमी अपने इर्द गिर्द किसी भी मुस्तनिद मुआलिज से मशवरा ज़रूर करें। सेहतमंद रहें और सेहतमंद पाकिस्तान को प्रमोट करें। बहुत शुक्रिया। आखिर में नाज़रीन, मैं डॉक्टर हिना लतीफ़ का तहे दिल से मशकूर हूँ कि इंतहाई मसरूफ़ियत के बावजूद डॉक्टर साहिबा ने गर्ड और एंडोस्कोपी के ऊपर प्रोग्राम करने के लिए, आपको मालूमात देने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला, और इतनी मुश्किल टर्मिनोलॉजीज़ को सादा तरीन अल्फाज में आपके सामने रखा, बयान किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एपिसोड पसंद आई होगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए डॉक्टर आमिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।